Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So as you already know, I have started MRP series, that is must remember point. So must remember point series for NORCET exam. That the point that is something very important. So you have to be know this topic. So in the previous class हमने musculoskeletal system का सारा MRP complete किया था, and in today's class we will discuss about the hematological disorder. Like हिमैट से जो जो चीजें पूछ सकते हैं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो. ओके, सो इन दिस क्लास हम बेसिकली हिमेटोलॉजिकल के बारे में सारे ब्लड प्लेटलेट्स एंड जितने भी डिसऑर्डर्स है लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया है ना, थैलेसीमिया, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नॉर्सेट में बेसिकली आ सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए. एंड जो ऑलरेडी आ रखे वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन, दैट इज द फर्स्ट इज द ब्लड से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है कि नॉर्मल पीएच, ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होता है. सो दिस इज द 7.35 टू 7.45 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड. ये सबको पता है, ठीक है ना. बट यहाँ से भी बहुत बार ये एमसीक्यू पूछ रखा है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. सो यू नो नॉर्मल ब्लड पीएच इज द 7.35 टू 7.45, ठीक है. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड इज द हिमेटोपोइसिस से आता है. हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है. हिमेटोपोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन. सो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बेसिकली ये पूछते हैं. तो ब्लड का फॉर्मेशन इन द फीटस की बात करें, सो अर्ली फेज में लाइक अर्ली टू अप टू 2 मंथ में जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है हिमेटोपोइसिस का साइट क्या है, दैट इज द यॉर्क सैक. यॉर्क सैक में बेसिकली हिमेटोपोइसिस होता है, ठीक है ना, यॉर्क सैक में. उसके बाद 2 to 7 मंथ के फीटस में कहाँ पे होता है, दैट इज एलएस. याद कर लो, एलएस मतलब लीवर एंड स्प्लीन में होता है, लीवर एंड स्प्लीन में होता है. एंड आफ्टर 7 मंथ कहाँ पे होता है, दैट इज बोन मैरो में होता है ना, बोन मैरो में होता है. सो ये आपको याद करना है. सो अर्ली में यॉर्क सैक में होगा, 2 to 7 मंथ में लीवर एंड स्प्लीन में होगा, एंड आफ्टर 7 मंथ फीटस में कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है. इन्फेंट अगर पूछ ले मतलब अप टू 1 ईयर के बच्चों में कहाँ होता है, दैट इज ऑल्सो बोन मैरो. बोन मैरो में होता है. पर्टिकुलरली जितने भी बोन है सारे बोन में, ऑल द बोन में इन्फेंट्स में हिमेटोपोइसिस होता है. एडल्ट्स में भी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में ही होता है, बोन मैरो में ही होता है. बट बेसिकली कौन कौन सा साइट है, डेट इज लाइक हमारा रिब्स हो गया है ना, तो स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गए, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम हो गया, मतलब हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी हो गया ना, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है. पेल्विस हो गया, ठीक है, एंड फीमर हो गया. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे हिमेटोपोइसिस होता है इन एडल्ट्स में. सो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से एमसीक्यू आता है 1 लाइनर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल पीएच एंड हिमेटोपोइसिस. ओके, कमिंग टू सेकंड थिंग इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड. सो ब्लड में बेसिकली क्या होता है, सो यू नो दिस इज ब्लड, ये हमारा ब्लड है. सो ब्लड में बेसिकली क्या होता है, ब्लड में हमारा एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. सो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है, डेट इज 55% प्लाज्मा होता है, प्लस सेल्स होते हैं, ठीक है ना. ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और सेल होते हैं. सेल 45% होता है और प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है, ठीक है. प्लाज्मा बोले तो प्लाज्मा में हमारा सब कुछ हो जाता है, जैसे कि जो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन आपने सुना है ना, एल्बुमिन हो गया है ना, एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए है ना, क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारे हमारे प्लाज्मा में आ जाता है, ठीक है ना. एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स यू नो दैट इज आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है ना, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है. सो ये सारे हमारे सेल्स में आ जाते हैं. तो ये हमारे दोनों मिलके हमारा ब्लड बनता है, ठीक है ना. एक वर्ड है सीरम. तो सीरम क्या होता है, सीरम कुछ नहीं, इट इज द प्लाज्मा ही होता है बट विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं ना. सीरम बोलते हैं ना, ब्लड सीरम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कितना होता है, सीरम पोटेशियम कितना होता है. सो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग ब्लड के कंपोजिशन के बारे में. सो हमने पढ़ा भी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है. तो यहाँ से कुछ कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट आरबीसी का शेप से आता है. सो आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव. एंड इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ स्पैन होती है हमारा 120 डेज. 120 डेज, ये भी हमारा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. सो आरबीसी की नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी होती है, दैट इज 120 डेज इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन, ठीक है ना. सो हम आगे बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसमें आरबीसी पहले ही मरने लग जाते हैं,
ठीक है ना, तो वो हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन हमारा 120 डेज होता है एंड नॉर्मल आरबीसी कितना होता है, सो मेल में अलग है और फीमेल में अलग है एंड ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। दैट इज अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये लैब टू लैब थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो मेल में जो आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 4.5 टू 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है, ठीक है ना। सो मिलियंस में होता है 4.5 टू 6.2 एंड फीमेल में कितना होता है 4.2 से 5.5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर होता है। सो दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन मेल एंड फीमेल। दिस वैल्यू यू शुड नो, आप अपनी छोटी कॉपी में इस वैल्यूज को लिख लो। देखो जितनी भी वैल्यूज होती है ना, जैसे ड्रग कैलकुलेशन हो गया, वैल्यूज हो गए, डेट्स हो गए, नंबर्स वाले जो चीजें होती है ना, वो आप एक अलग से नोट्स बुक में लिख लो, एक छोटी कॉपी बना लो, उसमें लिख लो, जो मिस्टेक बुक होती है उसमें लिख लो एंड वो डेली थोड़ा थोड़ा देखो। मतलब ये सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको एक दिन में याद नहीं होगा, बट आप डेली डेली देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि 1 to 100 बार बार लिखो, देन उनको याद हो जाता है, वैसे ही आपको ये बार बार देखोगे, बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो डेली आपको थोड़ी थोड़ी देर देखना है, ठीक है ना। सो ये सारा आपको उसी नोटबुक में लिखना है। सो मेल में नॉर्मल आरबीसी होता है 4.5 टू 6.2 एंड फीमेल में होता है 4.2 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ठीक है। दैट इज अबाउट आरबीसी के बारे में आपको जानना है, ठीक है। कमिंग टू डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम लिकोसाइट भी बोलते हैं एंड इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 4 to 11,000, 4 to 11,000 होती है, ठीक है ना। सो 4 to 11,000 होती है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो डब्ल्यूबीसी है, जैसे इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो ये पता होना चाहिए आपको। सो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू होता है 4 to 11,000, ठीक है। एंड इस जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसमें ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट सेल होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में कौन होते हैं, नेव होते हैं। नेव का मतलब न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है। यूसिनोफिल्स हो गया, यूसिनोफिल हो गया, और हमारा बेसोफिल हो गया, और हमारा बेसोफिल हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज द ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट सेल कौन कौन से है, दैट इज द मोनोसाइट्स, मोनोसाइट ML, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो ये सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस भी बोला जाता है, मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। सो मोनोसाइट इज आल्सो नोन एज मैक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ रखा है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जब आता है ना, तो उसको खा जाना, दैट इज फेगोसाइटोसिस। वो कौन काम करता है, वो काम करता है NM, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो भी पैथोजेनिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो हमें हार्मफुल हमारे लिए होता है, उसको खा जाता है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। कौन करता है, न्यूट्रोफिल एंड हमारा मोनोसाइट्स, जिसको मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। ऐसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है तो कौन सा सेल एक्टिवेट होता है, दैट इज ईसोनोफिल्स। सो ईसोनोफिल्स कब एक्टिवेट होता है, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, है ना। सो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ईसोनोफिल एक्टिवेट होता है। सो ईसोनोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। कमिंग टू प्लेटलेट्स, सो प्लेटलेट क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड में जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स देखा ना, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका है, प्लेटलेट्स का होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 4 लाख होती है, 1.45 to 4 लाख होती है, ठीक है ना। सो 1.5 से कम होता है तो देयर इज चांसेस फॉर ब्लीडिंग, है ना। जैसे कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। सो आपको नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हिमेटोक्रिट क्या होता है, मतलब हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, हमने आरबीसी पढ़ लिया और हमने प्लेटलेट्स पढ़ लिया, ठीक है ना। सो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ हमारा हिमेटोक्रिट होता है, ये सेल्स नहीं है, सेल्स हमने कंप्लीट कर लिया। हिमेटोक्रिट बेसिकली क्या है, हिमेटोक्रिट इज नथिंग, इट इज द परसेंटेज ऑफ आरबीसी वॉल्यूम। जो रेड ब्लड सेल वॉल्यूम होता है ना, उसका परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट। सो परसेंटेज ऑफ आरबीसी इज नोन एज हिमेटोक्रिट, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इज नोन एज हिमेटोक्रिट, ठीक है ना। सो मेल में कितना वैल्यू होना चाहिए, 41 to 50% होना चाहिए। फीमेल में कितना होना चाहिए, 35 to 45%। सो बेसिकली आरबीसी को परसेंटेज के फॉर्म में हम बोलेंगे हिमेटोक्रिट, ठीक है ना। तो इसके नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मेल में 41 to 50 एंड फीमेल में 35 to 45%, ठीक है।
उसके बाद हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फैक्टर 2, आपने फैक्टर पढ़ा होगा ना, 1 2 3 4 5, है ना। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है। दैट इज फैक्टर 2 हो गया हमारा, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन होता है। फैक्टर 7 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, फैक्टर 10 हो गया, दैट इज विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होता है ना। सो लाइक जो क्लॉटिंग में हमें विटामिन के, कैल्शियम, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन है, तो ऐसे याद करना है, 2 + 7 = 9, नॉट 10, है ना। सो 2, 7, 9 और 10 ये सारे हमारे विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। उसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग की हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है? अगर ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग को हीमोस्टेसिस मतलब कि ब्लड को रोकना, है ना, ब्लड को रोकना, क्लॉटिंग होना, है ना। सो हीमोस्टेसिस इज द क्लॉटिंग होना। सो क्लॉटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट इज फिब्रिन। मतलब बहुत सारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एंड में बेसिकली क्या बन जाता है, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहाँ पे फिब्रिन बन जाता है ना। सो फिब्रिन इज द लास्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोस्टेसिस। सो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और फिब्रिन को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? दैट इज प्लाज्मिन। प्लाज्मिन, अगर हमें फिब्रिन को डिस्ट्रॉय करने का पूछ लिया कि फिब्रिन को डिस्ट्रॉय कौन करता है, तो प्लाज्मिन जो है वो फिब्रिन को डिस्ट्रॉय करता है। सो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोस्टेसिस इज फिब्रिन, एंड फिब्रिन को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? प्लाज्मिन करेगा, ठीक है ना। प्लाज्मिन, तो प्लाज्मिनोजेन देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन में बन जाएगा और प्लाज्मिन क्या करेगा? फिब्रिन को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू आता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन है? दैट इज ओ नेगेटिव ब्लड। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे ले सकता है, दैट इज एबी पॉजिटिव। एबी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, दैट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स है, वो सबसे ले सकता है, सारे ब्लड ग्रुप वाले उसको दे सकते हैं। एंड कौन दे सकते हैं? सारे सबको कौन दे सकता है? ओ नेगेटिव जो है, दैट इज यूनिवर्सल डोनर है। सो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। सो हीमोग्लोबिन, यू नो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब कि इसमें क्या होता है? हीम होता है प्लस ग्लोबिन होता है ना। हीम होता है प्लस ग्लोबिन होता है। सो हीम क्या है? दैट इज द आयरन कंटेनिंग, है ना, जो बेसिकली हमारा बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्लोबिन क्या है? दैट इज द प्रोटीन पार्ट है ना। सो प्रोटीन का चैन है, ये प्रोटीन का चैन है जो कि बेसिकली 2 अल्फा और 2 बीटा चैन से बना होता है ना। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन से बने होते हैं ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यू तक पहुंचाता है, एंड टिश्यू से CO2 लेकर लंग्स को देता है ना। सो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है। सो एक हीमोग्लोबिन, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या आता है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, एंड उसके बाद क्या फॉर्म करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोलेंगे? मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे ही डिऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं? अगर CO2 हीमोग्लोबिन अगर CO2 के साथ बाइंड है तो उसको हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। एंड ऐसे ही अगर कार्बन मोनोक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। तो ये तीनों जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज नॉट CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, इट इज कार्बन मोनोक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इज CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर होता है, मतलब बॉडी में अगर आपने CO2 इनहेल बहुत ज्यादा करते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो कार्बन मोनोक्साइड की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इज मच 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 मोर देन ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोक्साइड दोनों ब्लड में होगा तो जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ बाइंड करेगा? कार्बन मोनोक्साइड के साथ बाइंड करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है? दैट इज द 100% हम ऑक्सीजन देते हैं, 100% हमें ऑक्सीजन देना होता है, ठीक है ना। दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब CO कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग में, ठीक है। सो ये हमारा कुछ टर्म्स याद करना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना। ये सिंपल है बट कभी आता है ना तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल लेवल जो है दैट इज 13 to 18 और फीमेल में 12 से 16 होता है। तो लेस देन 13 को हम अनीमिया बोलते हैं, और फीमेल में अगर लेस देन 12 होगा तो हम अनीमिया बोलेंगे, ठीक है ना। लेस देन 12 होगा तो अनीमिया बोलेंगे, एंड प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 11 होगा तो अनीमिया बोलेंगे। तो ये याद रखना, 13 12 11, 13 मेल में 12 फीमेल में, और प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 11 होगा तो हम उसको अनीमिया बोलेंगे। एक और मुझे बात याद आ गई अनीमिया से रिलेटेड कि
हिमेटोलॉजिकल जो सिस्टम में पढ़ा रही हूँ, उससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी अनीमिया पढ़ा दिया, उसमें मैंने सारे के सारे अनीमिया डिस्कस किए, ऑल टाइप्स ऑफ अनीमिया। सो प्लीज़ अनीमिया वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। मैंने इसमें अनीमिया ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो अनीमिया पढ़ाया था उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ाए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अनीमिया इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा हमेशा एक MCQ आता है। सो प्लीज़ मेरी वो अनीमिया वाली वीडियो ज़रूर देखना आप। एंड ये हिमेटोलॉजिकल, ये दोनों आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका हिमेट से सारे के सारे MCQ आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। सो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है वो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, जैसे कि HbA क्या है, दैट इज द एडल्ट हीमोग्लोबिन, है ना, एडल्ट हीमोग्लोबिन। HbF क्या है, दैट इज द फीटल हीमोग्लोबिन। फीटस जो होता है ना, फीटस में HbA नहीं होता है, HbF होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। सो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होता है दैट इज HbA1, HbA2 दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, HbF दैट इज द फीटल हीमोग्लोबिन। यहाँ से MCQ एक बार आ रखा है कि फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन में किस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है। सो फीटल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है ना। तो फीटल हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अच्छे से बाइंड कर लेगा रिलेटेड टू मतलब कंपैरिजन टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है, ऐसे ही फीटल हीमोग्लोबिन की भी एफिनिटी जो है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है, ठीक है ना, टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा होती है। सो ये आपको ज्यादा पता होना चाहिए। उसके बाद एक हमारा टर्म होता है HbA1c। सो HbA1c क्या है, HbA1c इज नथिंग, मतलब कि जो हमारे हीमोग्लोबिन में ना, हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो शुगर को भी बाइंड करता है ना, ब्लड शुगर को भी बाइंड करता है। सो बेसिकली जो HbA1c है ना, वो पास्ट 90 डेज और यू कैन से 3 मंथ बैक का वो हमें शुगर लेवल बताता है ना। सो पास्ट 3 मंथ का हमें RBS बताता है। जैसे कि हमने रैंडम ब्लड शुगर चेक किया, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया या फिर पोस्ट पेरेंडियल चेक किया, वो ऑन द स्पॉट वाला बताएगा। बट अगर हमें देखना है कि पेशेंट का 3 मंथ पहले क्या सिचुएशन था, जैसे कि लेट्स सपोज कोई पेशेंट आता है आपकी वार्ड में, है ना, आपके OPD में, उसको हम बोलेंगे कि आज आपका ना फास्टिंग ब्लड शुगर होगा, तो पेशेंट मतलब थोड़ा सा वाइस है, वो क्या करेगा, रात से ही थोड़ा जॉगिंग वगैरह करेगा, थोड़ा वर्कआउट करेगा एंड थोड़ा डाइट वगैरह अच्छे से लेगा, तो जब वो आएगा तो उसका शुगर नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। सो वो मतलब एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बताया ना। बट अगर हमने उसका HbA1c चेक किया तो उसको पास्ट 3 मंथ का बताएगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। सो पास्ट 3 मंथ का ये RBC बताता है, दैट इज द HbA1c। तो ये हमारा टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, HbA, HbF एंड HbA1c, ठीक है। तो ये आपको हीमोग्लोबिन के बारे में इतनी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे कि हम RBC ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। सो उसके रिगार्डिंग उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, कितना उसमें अमाउंट होता है, तो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि पैक्ड RBC, सो पैक्ड RBC का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पैक्ड RBC, ठीक है। एंड इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 35 to 42 डेज। 35 to 42 डेज इज द सेल्फ लाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपने एक पैक RBC अगर आपने ट्रांसफ्यूज किया तो वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगा। 1 पैक RBC कितना करेगा, 1 यूनिट पैक्ड RBC कितना हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगा, 1 हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड कितना पैक्ड सेल वॉल्यूम दैट इज हिमेटोक्रिट कितना इंक्रीज करेगा, 3% हिमेटोक्रिट इंक्रीज करेगा। सो ये चीज आपको पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही एक हमारा पैक्ड RBC हो गया, जिसमें RBC होगा, एक होल ब्लड में आपका सब कुछ होगा, प्लेटलेट, WBC, RBC सब कुछ होगा। सो होल ब्लड में क्या है, अराउंड 450 ml होता है। एंड होल ब्लड बेसिकली हम कब ट्रांसफ्यूज करते हैं, इन केस ऑफ एक्यूट हेमरेजिक शॉक। जैसे कि किसी को हेमरेज हो रहा है तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो सारा का सारा चीज लॉस हो रहा है ना, प्लेटलेट भी लॉस हो रहा है, WBC भी लॉस हो रहा है, सारा का सारा कुछ, प्लाज्मा, प्रोटीन, FFP सब कुछ लॉस हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, है ना। सो लाइक मोर देन 25% सर्कुलेटरी वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्लेटलेट की बात करें, सो एक हमारा होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट, दैट इज नोन एज पूल्ड प्लेटलेट, जिसमें हम बहुत मल्टीपल डोनर से ब्लड कलेक्ट करते हैं, प्लेटलेट कलेक्ट करते हैं। एक हमारा होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट,
एसडीपी। तो एसडीपी में सिंगल डोनर होता है ना, सो दैट इज, तो सिंगल डोनर प्लेटलेट में अमाउंट 200 टू 400 ml होता है, और पूल प्लेटलेट में जो रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है उसमें 50 टू 70 ml होता है, ठीक है ना। इसका शेल्फ लाइफ इंपॉर्टेंट है, 5 डेज होता है। देखो आरबीसी का कितना था, देखो पैक्ड आरबीसी और होल ब्लड दोनों का सेम ही है, 4 डिग्री सेल्सियस इज स्टोरेज टेम्परेचर और 35 टू 42 डेज इज शेल्फ लाइफ। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना इंक्रीज करता है एंड हेमाटोक्रिट कितना इंक्रीज करता है। ऐसे ही प्लेटलेट का शेल्फ लाइफ है 5 डेज, स्टोरेज टेम्परेचर है 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 यूनिट जो एसडीपी हो गया वो कितना इंक्रीज करता है, दैट इज 5000 टू 10000 जो है प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है, ठीक है। कमिंग टू फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, सो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का अमाउंट होता है हमारा 200 टू 250 ml। इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है दैट इज माइनस में है ना, सो माइनस में है, दैट इज -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, सो -30 डिग्री सेल्सियस इज द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। सो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में बेसिकली क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोटीन्स वगैरह होंगे ना। सो क्लॉटिंग फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, कोएगुलेशन फैक्टर इंक्रीज करेगा 2%। सो 1 एफएफपी कितना इंक्रीज करेगा, इंक्रीज 2%, ठीक है। सो जैसे कि अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो गई है ना, इसका यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज से यहाँ पे एमसीक्यू आता है। जैसे कि वारफेरिन टॉक्सिसिटी हो गया है ना, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी हो गया, क्योंकि इसमें सारा का सारा क्लॉटिंग यूज हो जाता है। यही होता है ना, डिसेमिनेटेड एकदम से ब्लीड होता है एंड सारा का सारा क्लॉटिंग यूज हो जाता है। पहले सारा क्लॉटिंग यूज होता है, फिर सारा का सारा ब्लीड होने लग जाता है। सो इन दैट केस हम एफएफपी ट्रांस यूज करते हैं। एंड प्लाज्मा फ्रेसिस में आपने सुना है ना, प्लाज्मा फ्रेसिस जैसे कि जीबीएस हो गया, गुलियन बारी सिंड्रोम हो गया, मियास्थीनिया ग्रेविस हो गया है ना, एन्केफेलाइटिस हो गया। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं ना, सो प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। सो इन प्लाज्मा फ्रेसिस में भी हमें क्या चाहिए, एफएफपी ही चाहिए, ठीक है ना। सो ये आपको यूज पता होना चाहिए। ओके, कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द क्रायोप्रेसिपिटेट। सो क्रायोप्रेसिपिटेट और एफएफपी क्या है, एफएफपी से ही क्रायोप्रेसिपिटेट बनता है। ओनली द डिफरेंस थिंग क्या है कि एफएफपी में आपको सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलेंगे, इसमें आपको क्रायोप्रेसिपिटेट में आपको फैक्टर बेसिकली आपको फैक्टर 8 हो गया, फैक्टर 13 हो गया, फिब्रिनोजेन दैट इज फैक्टर 1 हो गया है ना, सो फिब्रिनोजेन हो गया, और हमारा वॉन विलीब्रेंट फैक्टर है ना, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। तो ये सारी चीजें सिर्फ क्रायोप्रेसिपिटेट में होता है, एफएफपी में सब कुछ होता है। सो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए। तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या कंपोजिशन होती है, क्या कंटेंट होता है, दैट इज फैक्टर 8, 13, फिब्रिनोजेन एंड वॉन विलीब्रेंट फैक्टर, और फाइब्रोनेक्टिन भी होता है ना। सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो फैक्टर 8, 13, फिब्रिनोजेन एंड हमारा वॉन विलीब्रेंट फैक्टर हमारा किस में होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट में होता है, एंड बेसिकली एफएफपी से ही क्रायोप्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, 1 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट कितना फिब्रिनोजेन इंक्रीज करता है, बाई 0.3 टू 1 ग्राम% ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग टू द डिसऑर्डर्स की अलग अलग डिसऑर्डर्स क्या है, सो डिसऑर्डर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारा है पॉलीसिथीमिया वेरा। सो पॉलीसिथीमिया वेरा मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, इसमें मतलब क्या हो रहा है, पॉली मतलब मल्टीपल सिथेमिया वेरा, बहुत सारा आरबीसी का प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत सारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली आरबीसी का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, समटाइम्स डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का भी होता है, बट आरबीसी का ज्यादा होता है। तो आरबीसी बहुत ज्यादा बन जाएगा, बहुत सारा आरबीसी बन जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे सेल्स हो गए, बहुत सारा आरबीसी हो जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा ना, क्योंकि सेल्स ज्यादा हो गए हैं तो ब्लड कैसा होगा, थिक हो जाएगा। अब ब्लड थिक हो जाएगा मतलब ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा तो टिश्यू को ब्लड मिलेगा नहीं, तो टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा तो बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि वहां पे थ्रोम्बोसिस भी होने लग जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो स्टेसिस होने लग जाएंगे, तो थ्रोम्बोसिस के चांसेस हो जाएंगे, है ना। सो ये बेसिकली आपको याद रखना है। सो पॉलीसिथेमिया वेरा ना बेसिकली माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। माइलोप्रोलिफरेटिव मतलब एक्सेस आरबीसी का प्रोडक्शन होने लग जाता है, सो इट इज काइंड ऑफ कैंसरस है ना। सो माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म है, जिसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी चीजें ज्यादा या बहुत कम सब कुछ खराब है, एक नॉर्मल वैल्यू हर चीज का होना चाहिए। तो पॉलीसिथेमिया वेरा में क्या हो रहा है कि आरबीसी का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है,
तो ओवर प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सो अनकंट्रोल्ड ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो, समटाइम्स डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का भी होता है बट आरबीसी का ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो एक्सेस आरबीसी प्रोड्यूस होगा तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा, टिश्यू ऑक्सीजनेशन रिड्यूस हो जाएगा एंड थ्रोम्बोसिस के चांसेस होगा। बस इतना पॉइंट याद करोगे ना, आप सब कुछ बना सकते हो। अब टिश्यू का ऑक्सीजनेशन कम होगा तो पेशेंट को ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, है ना। सो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोसिस के चांसेस हो जाएगा, है ना, तो डीबीटी के चांसेस बढ़ गया, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ गया, है ना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डीबीटी हो गया, स्ट्रोक हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया ना, डीबीटी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ऐसे बस कुछ पॉइंट याद कर लो और उससे कनेक्टेड कर लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट आपको सिम्टम्स में क्या करना है, दैट इज प्लेथरा। प्लेथरा क्या होगा कि मतलब कि ऐसे स्वेलिंग, आपको फेशियल स्वेलिंग और रेडनेस दिखेगा, क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो रहा है ना, एक्सेस आरबीसी प्रोडक्शन हो रखा है, सो फेशियल रेडनेस दिखेगा, फेशियल रेडनेस और स्वेलिंग होगा, दैट इज नोन एज प्लेथरा, ठीक है ना। और उसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या होता है, एक्वाजेनिक प्रोराइटिस होता है। मतलब कि अगर आप हॉट बाथ शावर लेंगे, हॉट वाटर से अगर आपने बाथ लिया तो आपको ऐसे ईचिंग होगी, दैट इज नोन एज एक्वाजेनिक प्रोराइटिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी में क्या करते हैं, जो एक्सेस आरबीसी है ना, कंट्रोल अमाउंट ऑफ आरबीसी को, कंट्रोल अमाउंट ऑफ ब्लड को रिमूव किया जाता है, क्योंकि एक्सेस ब्लड है तो कंट्रोल, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, कंट्रोल अमाउंट ऑफ ब्लड को रिमूव किया जाता है, दैट इज नोन एज फ्लेबोटोमी, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमें पेशेंट को हाइड्रेशन बोलना होता है, क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा है, ब्लड थिक हो रखा है, तो हाइड्रेशन प्रॉपर करवाना है एंड लो आयरन डाइट देना है, क्योंकि ऑलरेडी आरबीसी ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, तो और आयरन होगा तो और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हमें लो आयरन डाइट पेशेंट को हमें एजुकेट करना होता है। सो लो आयरन डाइट हो गया, हाइड्रेशन हो गया एंड फ्लेबोटोमी में एक्सेस नहीं बोल सकते, कंट्रोल अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम को बॉडी से रिमूव किया जाता है, दैट इज फ्लेबोटोमी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसिथीमिया वेरा, ठीक है। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बस याद कर लो एंड सारी चीजों को लिंक कर लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा है थैलीसीमिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैलीसीमिया में क्या होता है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेरेनियन एनीमिया भी के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है। सो बेसिकली थैलीसीमिया में क्या होता है ना, देज हमने पढ़ाया, अभी हमने बात किया हीमोग्लोबिन के बारे में। सो हीमोग्लोबिन में क्या था, हीम था प्लस ग्लोबिन था, तो जो ग्लोबिन था ना, ग्लोबिन जो बेसिकली था ना, डेट इज द प्रोटीन का एक चैन है ना, प्रोटीन का चैन है जिसमें 2 अल्फा का चैन है एंड 2 बीटा का चैन है, ठीक है ना। एंड ये अल्फा को 4 जीन कंट्रोल करता है, बीटा को 2 जीन कंट्रोल करता है। तो बेसिकली थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, थैलेसीमिया में हीम में कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबिन में प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे डिफेक्टिव ग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है, डिफेक्टिव या रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। सो ग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो ग्लोबिन चैन में प्रॉब्लम हो गया है, सो यहाँ पे डिफेक्टिव ग्लोबिन चैन बन रहा है। तो डिफेक्टिव बन रहा है तो जिसकी वजह से बॉडी सेंस करिए कि कुछ तो खराब है, तो फटाफट वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, तो बन भी रहा है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। सो दैट इज द हिमोलाइसिस हो रहा है, सो हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है ना। सो थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्या है, कि इट इज डिफेक्टिव और रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चैन। अभी हमने ग्लोबिन चैन के बारे में देख लिया। सो ग्लोबिन चैन में डिफेक्टिव या फिर रिड्यूस सिंथेसिस हो जाएगा एंड जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो अगर हम टाइप बात करें तो टाइप क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया होता है। जैसे ग्लोबिन में भी 2 चैन है, अल्फा और बीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर अल्फा चैन में प्रॉब्लम होगा तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर बीटा चैन में प्रॉब्लम होगा तो बीटा थैलेसीमिया होगा, ठीक है ना। एंड अगेन अल्फा थैलेसीमिया भी लाइक माइनर हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर मेजर हो सकता है। माइनर में लाइक एक जीन में प्रॉब्लम होगा तो माइनर सिम्टम्स दिखेंगे, इतना कुछ खास सिम्टम्स नहीं दिखेगा। इंटरमीडिएट में थोड़ा और सिम्टम्स दिखेगा एंड मेजर में आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखेगा, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको बेसिकली याद क्या करने हैं, मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर। सो बीटा थैलेसीमिया मेजर को कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं। सो कुलीज एनीमिया के बारे में आपको याद रखना है कि एग्जाम में आता है कि कुलीज एनीमिया क्या है। सो कुलीज एनीमिया इज द मेजर बीटा थैलेसीमिया, मतलब दोनों के दोनों बीटा के जो 2 जीन कंट्रोल करता है ना, सो दोनों में ही प्रॉब्लम है, बोथ जीन्स आर अफेक्टेड। सो उसको हम बोलेंगे कुलीज एनीमिया, सिवियर एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सिवियर हिमोलाइसिस हो रहा है, तो सिवियर एनीमिया देखने को मिलेगा। एंड इसमें हमें लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, हमें हर इंटरवल पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है या फिर डेफिनेटिव में आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, ठीक है ना। सो थैलेसीमिया इज नथिंग, इट इज की जो बीटा चैन है, जो ग्लोबिन चैन है, ग्लोबिन चैन में डिफेक्टनेस होती है एंड इसकी वजह से हिमोलाइसिस होने लग जाता है, तो हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है
अल्फा थैलेसीमिया अगर अल्फा चेन में प्रॉब्लम है, बीटा थैलेसीमिया अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम है। याद क्या करना है आपको, याद करना है आपको कुलेज एनीमिया के बारे में। कुलेज एनीमिया इज नोन एज बीटा थैलेसीमिया, जिसको हम मेजर बोलते हैं, जिसमें सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है, सीवियर एनीमिक सिम्टम्स देखने को मिलता है ना। तो इसमें हमें लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, ठीक है ना। सो सिम्टम्स क्या क्या होता है, तो अनीमिया वाले सिम्टम्स होंगे, जैसे कि फटीग हो गया, वीकनेस हो गया, पेलनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। सो ये सारा अनीमिया वाला सिम्टम्स होगा। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको क्या याद करने हैं, दैट इज द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रंटल बॉसिंग हो गया, मैक्सिलरी ओवरग्रोथ होगा, तो जिसमें चिपमंग फेसिस देखने को मिलता है। तो ये आपको याद करना है कि थैलेसीमिया में बीटा थैलेसीमिया बेसिकली है ना, बीटा मेजर थैलेसीमिया, कूलेज एनीमिया में बेसिकली आपको स्केलेटल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रंटल बॉसिंग हो गया। फ्रंटल बॉसिंग याद करो, मैंने एक जगह और आपको पढ़ाया था, याद करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ही मैंने आपको पढ़ाया था फ्रंटल बॉसिंग कहाँ देखने को मिलता है, सो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो फ्रंटल बॉसिंग हो गया, मैक्सिलरी ओवरग्रोथ हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी ओवरग्रोथ होता है, तो इट इज लुकिंग लाइक अ चिपमंग फेसिस, है ना। तो चिपमंग फेसिस, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि चिपमंग फेसिस कहाँ दिखता है, या फिर कौन से एनीमिया में, कुलेज एनीमिया में कौन से लाइक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमारा हो गया फ्रंटल बॉसिंग हो गया, चिपमंग फेसिस हो गया, तो ये कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हिपैटोस्प्लिनोमेगैली भी हो, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है ना, मतलब आरबीसी बन रहा है एंड मर रहा है, बार बार बन रहा है एंड मर रहा है। सो मरता कहाँ पे, दैट इज द ग्रेवयार्ड, कौन है, दैट इज द स्प्लीन है। सो स्प्लीन और हमारा लीवर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, है ना। सो हिपैटोस्प्लिनोमेगैली देखने को मिलता है। हार्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लड कम है, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है, सो ब्लड कम है, तो जो हार्ट है वो कंपनसेट करेगी, सो बिकॉज ऑफ दैट हार्ट इनलार्ज हो जाएगी, है ना। सो हार्ट इनलार्जमेंट एंड जॉन्डिस, यूरिन डार्क कलर होता है, ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हीम जो है बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है ना। सो बिलिरुबिन में बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट जॉन्डिस, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होगा, यूरिन जो है वो डार्क कलर का होगा, ठीक है ना। उसके अलावा हीमोसिडोरेसिस या फिर हीमोक्रोमेटोसिस भी देखने को मिलता है। हीमोक्रोमेटोसिस, क्योंकि देखो जो ये हमारा आयरन वाला कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहाँ कहाँ, लाइक लिवर में हो गया, स्प्लीन में हो गया, हार्ट में हो गया, पेनक्रियाज में हो गया, तो ऐसे जाके डिपॉजिट हो जाएगा आयरन, ठीक है ना। एंड ये क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो डिपोजिशन इज नोन एज हीमोसिडोरोसिस, एंड उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, दैट इज नोन एज हीमोक्रोमेटोसिस, तो लाइक ब्रॉन्ज कलर स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये देखने को मिलता है, यानी इन्फेक्शन के थोड़े प्रोन हो जाते हैं ये पेशेंट। तो ये सिम्टम्स आपको बेसिकली याद करने हैं, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो जैसे कि अगर पेशेंट कुलेज एनीमिया का है, तो उसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होगी, क्योंकि हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लड बहुत कम हो रहा है, तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन में हीम जो है, दैट इज आयरन वाला पार्ट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो हम आयरन चिलेशन थेरेपी देते हैं, दैट इज डिफिरोक्सामिन, है ना। हीमोसिडोरोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम डिफिरोक्सामिन, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, आयरन चिलेशन थेरेपी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज डेफिरोक्सामाइन देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। बट अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछ ले, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। क्योंकि एंड स्प्लीनेक्टोमी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन अगर स्प्लीनोमेगैली हो जाएगा, तो फॉर दैट हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ स्प्लीन हमें पेशेंट को वैक्सीनेशन बोलना होता है एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देने होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्प्लीनेक्टोमी के बाद हमें पेशेंट को क्या एजुकेट करना है। सो क्योंकि इन्फेक्शन के ज़्यादा प्रोन हो जाएगा, तो हमें हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, ये सारा हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी पेशेंट को देते हैं, है ना, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है, सो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया भी देते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया बेसिकली क्या करता है, फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर देता है, एंड यू नो फीटल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ ज्यादा एफिनिटी होता है। सो फॉर दैट लाइक शॉर्ट टर्म के लिए हम हाइड्रोक्सी यूरिया भी देते हैं। सो ये हमारा ट्रीटमेंट था फॉर थैलीसीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें जो ग्लोबिन चैन है उसमें डिफेक्टनेस हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। बस इतना याद करोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखो हर चीज को ना ऐसे लिंक करके याद करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो हीमोलाइसिस हो रहा है, तो अनीमिया होगा, तो अनीमिया वाला सिम्टम्स दिखेंगे। उसके अलावा कुछ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज है ना, स्केलेटल वाला प्रॉब्लम, जैसे कि फ्रंटल बॉसिंग हो गया, चिपमंग फेसिस हो गया, है ना, तो ये कुछ दिखेगा। आयरन ज्यादा हो रहा है, तो ब्रॉन्ज कलर स्किन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जॉन्डिस भी होगा, क्योंकि जो आयरन है बेसिकली वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, तो जॉन्डिस होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें याद करो सारा, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा थैलीसीमिया के बारे में।
उसके बाद हमारा है हीमोफीलिया, है ना। हीमोफीलिया में आपको क्या क्या याद करना है? हीमोफीलिया में आपको बेसिकली क्या याद करना है? इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये भी हमारा इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा ब्लड लाइक ब्लीड होता है, थोड़ा सा भी माइनर कट लगेगा बहुत ब्लीड होगा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना जो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना। सो इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो यूजुअली क्या होता है, मेल जो है वो अफेक्टेड होते हैं, मेल अफेक्टेड होते हैं, और फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है। क्योंकि फीमेल को अफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों जीन अफेक्ट होने चाहिए। अगर एक जीन कैरियर है, एक जीन में नॉर्मल है, तो ये क्या होगी, फीमेल कैरियर होगी, ठीक है ना। बट मेल में क्या है, एक्स वाई है, तो अगर एक जीन भी अगर जीन अफेक्ट हुआ तो ये सीधा अफेक्ट होंगे। सो मेल क्या होता है, अफेक्टेड होते हैं, एंड फीमेल यूजुअली क्या होती है, कैरियर होती है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा हीमोफीलिया का टाइप है, जैसे कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए इज मोस्ट कॉमन, जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। सो हीमोफीलिया ए दैट इज क्लासिक हीमोफीलिया, जिसको हम क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमन है ना, ऐसे याद करना है, क्यों नहीं है। दैट इज हीमोफीलिया ए, क्लासिक हीमोफीलिया, मोस्ट कॉमन, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 8। ऐसे ही हीमोफीलिया बी, जिसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें फैक्टर 9 की कमी होती है। तो हीमोफीलिया ए में 8 की कमी हो गई, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है, और हीमोफीलिया सी दैट इज वेरी रेयर होता है, उसमें हमारा फैक्टर 11 की कमी होती है ना। सो फैक्टर 11, सो 8, 9 और 11 ऐसे याद करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा हीमोफीलिया हो गया। अब आप खुद सोचो कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो माइनर सा भी कट लगेगा तो ब्लीडिंग होगा, थोड़ा सा भी कट लग गया तो ब्लीडिंग हो गया, कुछ प्रोसीजर हो गया तो वो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगा, ठीक है ना। नोज से ब्लीड आएगा, एपिस्टैक्सिस, यूरिन से ब्लीड आएगा, हिमैचुरिया, स्टूल से ब्लड आएगा, मतलब जहां से ब्लड आ सकता है, हर जगह से ब्लड आ सकता है। थोड़ा सा माइनर कट लगेगा, ब्लड आएगा। दैट इज द बेसिकली हमें साइन एंड सिम्टम्स में दिखेगा। सो एबनॉर्मल एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा इन माइनर इंजरी या फिर माइनर ट्रॉमा में भी, ठीक है ना। सो एपिस्टैक्सिस, हिमैचुरिया, स्टूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद करना है, दैट इज द जॉइंट ब्लीडिंग, दैट इज द क्लासिक साइन। क्लासिक साइन आपको हीमोफीलिया में देखने को मिलता है, जॉइंट ब्लीडिंग में, जॉइंट से ब्लीड होता है। सो जॉइंट से ब्लीड होगा तो जॉइंट में आपको ऐसे पेन होगा, सिवियर पेन होता है, स्वेलिंग होगा, वहां पे टेंडरनेस होगा, है ना, एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाएगी। सो जॉइंट ब्लीडिंग है ना, जिसको हम हीम आर्थरोसिस बोलते हैं, हीम आर्थरोसिस मतलब कि ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट, हीम arthrosis, heme arthrosis, that is the bleeding into the joint, that is the most classical features seen in हीमोफीलिया। ये बेसिकली आपको याद करना है। उसके अलावा ब्रूजिंग हो गया, तो ये चीजें तो आपको याद रहेगा। बेसिकली आपको जॉइंट वाला याद करना है, हीम आर्थरोसिस याद करना है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स जॉइंट डैमेज होगा, जॉइंट में ब्लीडिंग हो रहा है तो जॉइंट डैमेज हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है तो अनीमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लड का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर ब्लीड हो गया तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है ना। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सिंपल है अगर आप चीजों को लिंक कर लेंगे तो। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप खुद सोचो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ऑफ कोर्स जिस भी फैक्टर की कमी है वो फैक्टर में रिप्लेस करना होगा। अगर हीमोफीलिया ए है तो हम फैक्टर 8 देंगे, हीमोफीलिया बी है तो फैक्टर 9 देंगे, हीमोफीलिया सी है तो फैक्टर 11 देंगे। तो जिस फैक्टर की कमी है वो फैक्टर में ट्रांसफ्यूज करना होगा। ओके, सो दैट इज द रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी होगी, फैक्टर 8, 9 जो भी है वो कंसंट्रेट हमें देना होगा, ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद करना है कि अगर हीमोफीलिया ए है एंड माइल्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, माइल्ड है, बहुत अगर सीवियर वाला है तो नहीं, माइल्ड हीमोफीलिया ए है तो हम उसमें हम डेस्मोप्रेसिन भी देते हैं। डेस्मोप्रेसिन इट इज ऑल्सो नोन एज DDAVP। सो डेस्मोप्रेसिन बेसिकली क्या करेगा, ये मतलब कि ट्रिगर करेगा जो जैसे कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वहां पे वो ट्रिगर करेगा कि वो एक्सेस जो डेस्मोप्रेसिन बेसिकली क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल्स है वहां से वो ट्रिगर करके क्या करेंगे, हमारा फैक्टर 8 और वॉन ब्लीवरेंट फैक्टर को रिलीज करेगा, वॉन ब्लीवरेंट फैक्टर को रिलीज करेगा, ठीक है ना। दैट इज डेस्मोप्रेसिन। एंड हीमोफीलिया ए में भी क्या होता है, फैक्टर 8 की कमी होती है तो वो मतलब कि फैक्टर 8 को रिलीज करेगा, है ना, पर शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्परली, है ना, टेम्परली रिलीज करेगा। इसीलिए हमें माइल्ड में हम यूज कर सकते हैं, अगर बहुत सीवियर होगा तो ये कुछ काम नहीं करेगा। तो माइल्ड हीमोफीलिया ए के लिए हम डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑफ कोर्स ब्लीडिंग के चांसेस है तो हम IM इंजेक्शन अवॉइड करते हैं, पेशेंट को हम एस्पिरिन नहीं देना होता है, ठीक है ना। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से MCQ हमारे नॉसेट में बन सकता है, अवॉइड IM इंजेक्शन एंड एस्पिरिन, क्योंकि आपने IM लगाया, पता चले ब्लीड होने लगा। सो IM नहीं लगाना और एस्पिरिन भी नहीं देना,
ठीक है। उसके बाद अगर जॉइंट ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, दैट इज द राइस। याद करो राइस मैंने आपको पढ़ाया था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। राइस में हम क्या देंगे, रेस्ट करवाएंगे, मतलब कि जो जॉइंट है उसको हम इमोबिलाइज कराएंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना क्योंकि जितना मूवमेंट होगा और ज्यादा ब्लीड होगा जॉइंट के अंदर। आई में हम आइस पैक लगाएंगे वहां पे, है ना। सी में हम कंप्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग बैंडेज एंड ऑल, एंड ई में हम एलिवेट करेंगे पार्ट को, ठीक है ना। सो राइस थेरेपी देते हैं इन केस ऑफ जॉइंट ब्लीडिंग। जॉइंट ब्लीडिंग कैसे पता चलेगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग होगा, है ना, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। बट इन इमरजेंसी केस में जैसे कि पेशेंट को बहुत सीवियर ब्लड हो रहा है, बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, अब वहां पे आप ये तो चेक नहीं करने लग जाओगे कि पेशेंट को हीमोफीलिया ए है कि बी है कि सी है, क्या है ना। उसमें करते करते पेशेंट तो ऊपर जा सकता है। तो इन दैट केस हमें पेशेंट को एफएफपी ट्रांसफ्यूज करना होता है, दैट इज द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करना होता है, क्योंकि एफएफपी में के सारे फैक्टर होते हैं, तो जो भी फैक्टर कम हो मिल जाएगा पेशेंट को, है ना। सो इन इमरजेंसी केस में हमें पेशेंट को एफएफपी ट्रांसफ्यूज करने होते हैं। एंड ऑल्सो एंटी फिब्रिनोलाइटिक मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि ट्रेनेक्सामिक एसिड हो गया, अमाइनो कैप्रोइक एसिड हो गया, तो ये सारे हमारा इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप बताओ कि इन हीमोफीलिया में प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्लेटलेट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, नथिंग, इट रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एपीटीटी क्या होगा, एपीटीटी बेसिकली कम हो जाएगा, है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना, एपीटीटी क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा है दैट इज वॉन विली ब्रेंड डिजीज। तो ये भी कुछ नहीं है, तो आपने अभी पढ़ ही लिया। वॉन विली ब्रेंड डिजीज क्या है, इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें वॉन विली ब्रेंड फैक्टर, वॉन विली ब्रेंड फैक्टर की कमी हो जाती है, ठीक है ना। सो वॉन विली ब्रेंड फैक्टर बेसिकली क्या करता है, बस इसका काम याद कर लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वॉन विली ब्रेंड फैक्टर क्या करता है, वॉन विली ब्रेंड फैक्टर क्या करता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंजरी होती है तो वो प्लेटलेट एडिशन करता है। एंडोथीलियल इंजरी हुई जैसे कि, है ना, एंडोथीलियल इंजरी हुई तो प्लेटलेट वहां पे आके अधेयर होते हैं ना, वो कौन करता है, वॉन विली ब्रेंड फैक्टर हेल्प करता है। प्लस और क्या करता है, प्लेटलेट एडिशन में हेल्प करता है। प्लस और क्या करता है, जो फैक्टर 8 को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है कि फैक्टर 8 डिस्ट्रॉय ना हो, है ना। सो प्रोटेक्शन करता है फैक्टर 8 को फ्रॉम डिग्रेडेशन, ठीक है। तो अब खुद सोचो कि अगर वॉन विली ब्रेंड फैक्टर की कमी होगी तो क्या होगा, पुअर प्लेटलेट एडिशन होगा, प्लस फैक्टर 8 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। सिंपल, ऐसा सिंपल। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, वॉन विली ब्रेंड फैक्टर प्लस फैक्टर 8 का क्या करता है, रिलीज करता है, ट्रिगर्स करता है कि वो रिलीज होए ब्लड वेसल एंड ऑल से, ठीक है ना। सो हम डेस्मोप्रेसिन देंगे, प्लस हम वॉन विली ब्रेंड फैक्टर को हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो एनसेड जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, एस्पिरिन हो गए, वो हमें अवॉइड करना होता है इन दैट केस पेशेंट में, हीमोफीलिया में भी और वॉन विली ब्रेंड डिजीज में भी ये पेशेंट को हमें ये मेडिसिन नहीं देने होते हैं, ठीक है ना। तो इतना चीज आपको वॉन विली ब्रेंड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। कमिंग टू सिकल सेल एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिकल सेल एनीमिया कुछ भी नहीं है, सिकल शेप मतलब आरबीसी का कैसा शेप होना चाहिए, बाइकॉन्केव शेप होना चाहिए ना। यहाँ पे कैसा शेप हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इट इज ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अभी हम जितने डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, सारे ऐसे रिसेसिव ऑटोजोमल मतलब सारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ना। सो इट इज ऑल्सो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन जो सिंथेसिस जो हो रहा है ना, वो एबनॉर्मल हो रहा है। यूजुअली कैसा होना चाहिए था, एडल्ट हीमोग्लोबिन होना चाहिए था, बट यहाँ पे एडल्ट हीमोग्लोबिन की जगह कौन सा हीमोग्लोबिन हो रहा है, HbS हो रहा है, दैट इज द सिकलिंग हीमोग्लोबिन हो रहा है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है इन सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अमीनो एसिड जो ग्लोबिन है दैट इज अमीनो एसिड है। सो ग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन चैन में जो ये अमीनो एसिड जो होता है ना, वलीन रिप्लेस ग्लूटामिक एसिड, तो 6th पोजीशन पे यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में ना पॉइंट म्यूटेशन क्या हो जाता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है एट 6th पोजीशन पे दैट इज रिप्लेस बाय वलाइन एसिड से रिप्लेस हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वलाइन, ठीक है ना। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा भी जैसे कि हाइपोक्सिया हुआ है ना, ऑक्सीजन की कमी हुई या फिर स्ट्रेस हुआ या फिर डिहाइड्रेशन हुआ या फिर एकदम से कोल्ड एक्सपोजर हो गया, ठीक है ना, इन्फेक्शन हुआ, मतलब कुछ भी ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो ये जो आरबीसी है, जो ये हीमोग्लोबिन है, वो क्या होने लग जाएंगे, आरबीसी क्या होने लग जाएंगे,
पॉलीमराइज हो जाएंगे। सबसे पहले आरबीसी क्या होने, एक साथ पॉलीमराइज होने लग जाएंगे। पॉलीमराइज होने के बाद क्या, ये सिकल शेप फॉर्म कर लेगा, सिकल शेप फॉर्म कर लेगा, सिकल शेप फॉर्म कर लेगा। अब ये सिकल शेप फॉर्म करेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में ना ये प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएंगे, ब्लड वेसल्स में ये प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा, ऑक्लूड हो जाएंगे, ये जाके ऐसे ऑक्लूड हो जाएंगे, तो ये फ्लो नहीं हो पा रहा है। सो ऑक्लूड हो गया, आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो आगे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से इस्कीमिया होगा। प्लस जो ये आरबीसी है जो एबनॉर्मल शेप में हो गया है, तो क्या होने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, तो हिमोलाइसिस होने लग जाएगा। तो दो चीज होगा, एक तो इस्कीमिया होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा उस ऑर्गन को, प्लस इस्कीमिया होगा, तो जल्दी जल्दी आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, दैट इज 10 to 12 डेज में ही मरने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली इट इज ऑल्सो द रिसेसिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस HbS। नॉर्मली हमारा HbA होता है, हीमोग्लोबिन एडल्ट होता है, बट यहाँ पे HbS फॉर्म हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से इस्कीमिया बेसिकली होता है और हीमोलाइसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली सिकल सेल क्राइसिस से एमसीक्यू आता है, यहाँ से एमसीक्यू आता है कि सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है। तो सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है, इट इज द एक्यूट कंडीशन होता है, एक्यूट पेनफुल कंडीशन होता है। सो एनी ट्रिगरिंग फैक्टर, कोई भी ट्रिगर्स फैक्टर जब होता है ना, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सो बिकॉज ऑफ एनी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से क्या होगा, जो आरबीसी है वो पोलिमराइज करेंगे एंड आरबीसी कैसा शेप ले लेंगे, शिकल शेप ले लेंगे, रिजिड हो जाएंगे और शिकल शेप ले लेंगे, तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएंगे तो देखो क्या क्या क्राइसिस देखने को मिलेगा, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ऐसे याद कर लो, वॉश है ना, वॉश। सो वॉश में क्या होगा, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होगा। सो वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, नेम से ही पता चल रहा है वेसल में ऑक्लूड हो रखा है। सो वेसल में ऑक्लूड हो गया तो आगे फ्लो नहीं हो रहा ब्लड का, आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, तो मतलब ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा है। सो इट इज वेरी वेरी पेनफुल, मतलब पेनफुल क्राइसिस होता है, बहुत पेन होता है पेशेंट को। जिस ऑर्गन में ब्लड नहीं मिलेगा वहां पे बहुत पेन होगा, जैसे कि याद करो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, कितना गंदा वाला पेन होता है ना, ऐसे ही क्या होगा, सीवियर पेन ऑन एब्डोमेन में, चेस्ट में, बोन में, जॉइंट्स में, है ना। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स में ब्लॉकिंग आ गई है ना। एंड उसकी वजह से टिश्यू इस्कीमिया हो रहा है एंड वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो जिस ऑर्गन को नहीं हो रहा वहां पे सीवियर पेन होगा, ठीक है ना। सो डेक्टिलाइटिस और हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिलेगा, मतलब कि जो जॉइंट है वहां पे स्वेलिंग होगा, सीवियर पेन होगा, है ना। सो दैट इज द वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। दूसरा हमारा है ए इज द ए प्लास्टिक क्राइसिस। तो ए प्लास्टिक क्राइसिस बेसिकली क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज, बेसिकली ये कब देखने को मिलता है कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन, दैट इज पैरा वायरस। अगर पैरा वायरस इन्फेक्शन हुआ है, सो इन दैट केस क्या होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन एकदम से सडन क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सीवियर एनीमिया वाला कंडीशन हो जाएगा, तो सीवियर एनीमिया होगा, तो फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, है ना, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। उसके अलावा सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। तो सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होगा कि एकदम से जो आरबीसी है वो पॉलीमराइज हो गए, सिकलिंग शेप हो गया, तो एकदम से आरबीसी क्या हो जाएगा, स्प्लीन में उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो स्प्लीन का साइज एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज स्प्लीनोमेगाली। सडन पुलिंग ऑफ ब्लड, सडनली ब्लड कहाँ पुल हो जाएंगे, स्प्लीन में हो जाएंगे, तो सडन पुलिंग ऑफ ब्लड इन द स्प्लीन, तो स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा, और ब्लड जो है वो स्प्लीन में चला गया, तो हमारा वेसल्स में ब्लड कम हो गया, तो शॉक वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सो स्प्लीनोमेगाली हो गया और शॉक हो गया, दैट इज सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में देखने को मिलता है। उसके अलावा हीमोलाइटिक क्राइसिस, मतलब कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि आरबीसी सिकलिंग शेप में हो गया है, रिजिड हो गया है, तो आरबीसी क्या होने लग जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, है ना। नॉर्मली 120 डेज इज द लाइफ स्पेन, बट यहाँ पे इसका 10 से 12 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हीमोलाइसिस होगा, तो जिसकी वजह से अनीमिया होगा, एंड प्लस हीमोलाइसिस हो रहा है तो जॉन्डिस भी होगा, तो यहाँ पे अनीमिया और जॉन्डिस दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट में हमें पेशेंट को फ्लूइड देने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है, पेन है, स्ट्रेस है, पेशेंट को पेन है या स्ट्रेस है, या फिर कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं, स्ट्रेस है, पेन है, या फिर ऑक्सीजन की कमी है, तो जो भी प्रॉब्लम है हमें पेशेंट को वो देना होता है, ठीक है ना। ट्रिगरिंग फैक्टर्स को हमें मिनिमाइज करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, पेशेंट को फ्लूइड देंगे, ठीक है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस हो रखा है, बहुत ज्यादा ब्लड की कमी है, तो हम क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सिकल टर्बिडिटी टेस्ट होती है। सिकल टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बट अगर कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ ले कि सिकल सेल एनीमिया का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट।
हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा लाइक होल हेमेटोलॉजिकल के बारे में, जो आपको एटलीस्ट यू शुड नो दिस थिंग फॉर नॉसेट, ठीक है। प्लस अनीमिया, अनीमिया जरूर पढ़ लेना, अनीमिया इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आप इतना पढ़ लोगे ना, तो आप हिमैट से रिलेटेड जो एमसीक्यू आएगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।